हेलो स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रेंट मोशन। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखो, ये टॉपिक ऐसे हैं, यहां से चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये फिजिक्स में काम आते रहेंगे। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है इस पॉइंट के साथ में। देखो, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट आपने देखा होगा कि अंडर दीज कंस्ट्रेंट, मैथ्स में भी देखा होगा। अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो तो जब डकवर्थ लुईस नियम लगाया जाता है तब भी वहां पे दिया जाता है कि दिस टीम नीड्स दिस मैनी रन्स इन 26 आवर्स अंडर दीज कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया है कि आपने किसी चीज को रोक दिया है। रोक दिया है इससे मतलब क्या है कि उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी है, यानी कि उसको आपने ऐसा कर दिया है कि वो अब उन्हीं कंडीशन के अंडर चलेगा या वर्क करेगा जो कंडीशन आपने लगाई हुई है। अब फिजिक्स में ये चीजें कहां फिट बैठती हैं। देखो, अगर मैं एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को एक रस्सी से जोड़ दूं, ठीक है, और यहां पे फोर्स लगा दूं, तो अब क्या ये ब्लॉक की इतनी हिम्मत है कि उठ के यहां से ऊपर चला जाए या फिर इधर भागने लग जाए। जिधर फोर्स जा रहा है उधर ही एक्सेलरेशन इसको मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये उधर ही की साइड जाएगा। तो मतलब यही है कि कभी कभी फिजिक्स में ऐसा होता है, जब हम किन्हीं मासेस को रोप से कनेक्ट कर दे या फिर उनको किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स से अलाइन कर दे, तो उस टाइप की मोशन को हम क्या बोलने लग जाते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रामायण है, छोटी छोटी बातें हैं, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखो, कंस्ट्रेंट मोशन में सबसे पहले मैं सवाल के थ्रू स्टार्ट करता हूं कि मान के चलो इस तरह के दो ब्लॉक है, ए ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक बी है। इस तरह की मोशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि जो स्ट्रिंग है, जिस भी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, स्ट्रिंग है या रोप है या रस्सी है, जो भी आप समझो, स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है, और स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। इनएक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि स्ट्रिंग स्प्रिंग की तरह नहीं है कि आपने खींचा तो खींची जा रही है और दबाया तो दबी जा रही है ना। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग है कि जितनी लेंथ है उसकी वो फिक्स है, वो ना कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती, लेंथ इज फिक्स। तो स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ऐसा फिजिक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रिंग की खास बात, क्योंकि जो चीज पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में पता होना चाहिए क्या हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं और इसकी जो यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। अब देखो, अगर मैं इस ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ा दूं, तो इस ब्लॉक के साथ में रस्सी अटैच्ड है और इस रस्सी के साथ में दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। ये बात तो आपको दिख रही है क्लियरली। और ये जो रस्सी है वो कहां बना रही है, 53 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में। अब बोला गया है कि अगर मैं इस ब्लॉक को, देखो ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, कहीं पे ये पुली है और पुली यहां पे फिक्स्ड है। अगर मैं इस ब्लॉक को इधर खींचने लग जाऊं तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, धीरे धीरे खींच रहा हूं ना, झटके से नहीं, बिल्कुल आराम आराम से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको इधर खींच रहा हूं, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। और जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड ही मुझे लिखनी है, वही v है, और v का ही मुझे वैल्यू बताना है, तो v ही मेरा आंसर होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींच रहा हूं, इधर की तरफ खींच रहा हूं, तो इसका मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ स्ट्रिंग भी इसके साथ में खींच रहा है, मतलब स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड से इधर खींच रहा हूं, तो इसका मतलब उसके साथ ये स्ट्रिंग भी तो 5 मीटर पर सेकंड से खींच रही है। तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, इस पे बहुत सारे इनफाइनाइट छोटे 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 पॉइंट है। अगर मैं इधर से इसको स्ट्रिंग को v स्पीड से खींच रहा हूं तो इसके सारे पॉइंट v स्पीड से इधर आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिंग का पहला पॉइंट तो तेज आ रहा है, बाकी सारे पॉइंट बोल रहे चलो भाई तुम चलो हम आते हैं आराम से, ऐसा तो नहीं होता। तो वही बात है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहां से आ रही होगी, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ये भी 5 से ऊपर जा रही हो, मतलब 5 से ट्रैवल कर रही होगी पूरी स्ट्रिंग भी। अब ये वाले पॉइंट इधर आ रहे होंगे, ये वाले पॉइंट इधर आ रहे होंगे, ये वाले पॉइंट इधर आ रहे होंगे, और ये वाला पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, जो कि लास्ट पॉइंट है ये वाला, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाना चाह रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा। अब हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा चाह रही है स्ट्रिंग कि भाई साहब मेरी ब्लॉक से जुड़ी हुई जो ये ब्लॉक है इससे मेरी सेटिंग हो गई है, ये 5 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है तो मुझे जाने दो 5 मीटर पर सेकंड से उधर। लेकिन ये वाला ब्लॉक क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन में इसके साथ ये ब्लॉक जा रहा है v स्पीड से इधर, ये बोल रहा है नहीं मैं तुझे 5 से उधर नहीं जाने दूंगा, मैं तो इधर जाऊंगा।
ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग में इतना दम होता क्योंकि इसको ऊपर ही उठा के ले जाती, जो कि हो नहीं रहा है, तो उस चीज में हमें बात नहीं करनी है, जो हो नहीं रहा है उसमें बात नहीं करनी है। ये ब्लॉक जा रहा है v स्पीड से इधर, मुझे v की वैल्यू बतानी, यानी कि जो b है इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी किधर है, इधर है v, ठीक है, यानी कि v का ही एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो 5 से उधर जा रही है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी क्यों जा रही है। अगर स्ट्रिंग 5 से उधर जा रही है तो स्ट्रिंग को 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देने वाला कौन, ये v का एक कंपोनेंट, तो v का कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 53, उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो cos 53 क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल आपको मैंने खूब बार बताया हुआ है कि अगर आपके पास में ये एंगल 37 है तो 3 4 5 लिख दो, ये 37 है तो ये 53 हो गया, क्योंकि ये तो 90 है, ये बात तो क्लियर है। अब cos 53 कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में 53 की वैल्यू लिखो, cos 53 हो जाएगा आपके पास में 3/5, क्या होता है cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो गया, तो यहां लिख देते हैं v इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 5, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट मोशन का। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही सवाल आपको कंस्ट्रेंट मोशन में मिलेंगे, अब चलते हैं अच्छे अच्छे सवालों की तरफ। देखो पुली वाले सवाल आपने बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे पुली के बहुत सारे रैंडम बहुत सारी पुलीज होती है ना। अब मान के चलो कि ये वाला जो ब्लॉक और पुली का सिस्टम है, इसमें ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। अब ऊपर वाली पुली जो है ये ऐसे इसके साथ में रॉड के साथ में लगी हुई है, इसका मतलब ये तो कहीं जा नहीं सकती है पुली तो, लेकिन ये वाली पुली तो हवा में लटक रही है तो ऊपर नीचे हो सकती है। अज्यूम करके देखो भाई, मैं इस वाले मास को नीचे खींचूंगा तो ये पुली ऊपर जाएगी और उसके साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। अब आपको एक्सेलरेशन लिखना है, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, ब्लॉक ए एंड बी, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये जो ये वाली पुली है ये तो कहीं जा नहीं सकती, ये पुली है जो ये पूरी अपने आराम से घूमने के लिए एबल है। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको पुली का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ताकि जिसको हम यहां पे यूज करके क्या कर सकें, चीजों को अच्छे से समझ सकें। देखो अगर यहां पे मैं इस तरह से एक पुली लेता हूं, ठीक है, इस तरह से एक पुली लेता हूं, ये पुली ले ली, ठीक है, और यहां पे एक मास लगा देता हूं m1 और यहां पे एक मास लगा देता हूं m2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि एक मास m1 है, एक मास m2 है। ये पुली अगर इस तरह से फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या है कि भाई ऊपर ये जो मैंने डैश 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 लगा के दिखाया हो ना, रिजिड है, मतलब रिजिड सपोर्ट है, ये पुली कहीं नहीं जा सकती, पुली यहीं पे रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये m1 ज्यादा होगा तो ये सिस्टम इधर मूव करने लगेगा, m2 ज्यादा होगा तो उधर मूव करने लगेगा। भाई एक रस्सी से 2 ईंट को बांध के एक पुली के ऊपर करके देख लेना, जिधर ईंट भारी होगी उधर की तरफ सिस्टम मूव करने लगेगा। तो मैं मान रहा हूं कि m1 जो है वो भारी है, ऐसा समझ लेते हैं, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 क्या करने लगेगा, नीचे आने लगेगा। जैसे ही m1 नीचे की तरफ आने लगेगा तो होगा क्या, ये m1 नीचे की तरफ चलेगा। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो m1 एक a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। सिमिलरली पुली का हर पॉइंट a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और पुली क्योंकि कनेक्टेड है, ये सॉरी पुली नहीं, रोप क्योंकि कनेक्टेड है m2 से, तो m2 भी a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करने लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर बात है। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना हुआ, a कहां की तरफ, नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना हुआ, a ऊपर की तरफ। ये तो था समझाने के लिए। अब बात करते हैं अपन रियल प्रॉब्लम्स पे जो हमें देखने को मिलती हैं, एग्जाम्स में आती हैं, पूछी जाती हैं, बुक्स जो भी आप सॉल्व करते हैं उनमें भी होती है। ऐसा बोला गया है कि ये जो b है ये जा रहा है नीचे और a जा रहा है ऊपर, ऐसा मान लेते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप बोलो तो इसको उल्टा मान लेते हैं कि भाई a जाए नीचे, b जाए ऊपर। अपने बिल्कुल एकदम अपन फ्री है इस चीज के लिए, रिलेशन जो आएगा वो बिल्कुल फिक्स ही आएगा। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको पुली के पॉइंट लेने हैं और रिजिड पॉइंट्स लेने हैं। अब देखो पॉइंट्स कैसे लेने हैं, पहला पॉइंट ये लेना है, रिजिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये लेना है जहां पे पुली कनेक्टेड है। चलो मैं इसको रेड करके दिखा देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो पहला पॉइंट हमें लेना है ये रहा, दूसरा पॉइंट लेना है ये रहा, तीसरा पॉइंट लेना है ये रहा,
चौथा पॉइंट लेना है ये रहा, पुली के पॉइंट लेने, पांचवा पॉइंट ये रहा है ना, जहां से रोप कनेक्टेड है ना पुली से वो वाले, और पॉइंट, ठीक है, और तो कोई पॉइंट नहीं रहा, और एक ये रहा, ठीक है, और एक ब्लॉक के पॉइंट लेने, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स को कंसीडर करो कि भाई एक तो आपके पास में जो पुली है उसके पॉइंट्स आ जाए, क्यों आ जाए ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टडी कंसीडर करनी है ना। एक्चुअल में जब ये नीचे जा रहा होगा, जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो इससे जस्ट कनेक्टेड है ये भी नीचे जा रहा होगा, और इसके बीच में जितने 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 पॉइंट है उनको मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां तक के सारे पॉइंट एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे होंगे, उसके बाद का मामला चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पे पॉइंट लिया, फिर यहां पे लिया, फिर यहां पे लिया, फिर यहां पे, एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट्स को मैंने कंसीडर कर लिया। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं मैं ए बी है, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम ये जा रहा ऊपर की तरफ, किस एक्सेलरेशन से, ए से। अब अगर ये ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है तो इस ब्लॉक से कनेक्टेड पुली भी ए से ऊपर जा रही होगी, ये बात भी आपको समझ में आती है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखो ये बहुत ही आसान तरीका, ये सीख गए ना तो किसी और तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके चलते हैं मार्केट में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि टाइम सेविंग है, ठीक है। ये आ रहा है बी एक्सेलरेशन से नीचे, तो जो जो पॉइंट की लेंथ बढ़ रही है, जो जो पॉइंट लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन लिख दो पॉजिटिव, और जो घटाने की कोशिश कर रहे हैं उसका पॉइंट का एक्सेलरेशन लिख दो नेगेटिव। कैसे, ये सारे पॉइंट्स लिए, ये वाला पॉइंट है, अगर ये ब्लॉक ए बी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, इस रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है। अगर देखो ऐसे मैं रस्सी को पकड़ लूं और इसको नीचे की तरफ खींचूं तो रस्सी की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पॉजिटिव यानी कि ए बी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगा। अभी तो मैंने इस पॉइंट की स्टडी कर ली, ये हो गया, टिक लगा दिया। अब इसके बारे में बात करता हूं। ये पॉइंट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो पुली पे, और पुली कहां है, फिक्स है भाई, ये देखो ना पुली कहां है, रोड पे लगी हुई और पुली फिक्स है, मतलब ये पॉइंट्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो, इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट प्लस जीरो, इन दोनों का जीरो लिखा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कंसीडर करो, इस वाले पॉइंट को देखो, ये पॉइंट अगर ये पूरा ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो ये भी वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, ये पुली भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसका मतलब पुली के दोनों पॉइंट भी ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट इस लेंथ को छोटा करने की कोशिश कर रहा है और ये पॉइंट इस लेंथ को छोटा करने की कोशिश कर रहा है ना। और एक्सेलरेशन कितना होगा पुली का भी, जितना इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि पुली ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाएगी तभी तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इन दोनों के बीच में तो सिंपल सी रोप है। क्लियर है? तो भाई पुली का लिख देता हूं मैं माइनस ए बराबर जीरो। क्यों लिखा? क्योंकि देखो यार, ये अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए है तो पुली का भी ए ही होगा। ये बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी रिजिड पे जमा हुआ है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये टोटल एक्सेलरेशन जो है जीरो के बराबर कर देना है, तो ए बी बराबर आपके पास आ जाएगा 2a। ये हो गया आपका रिलेशन किस किस के बीच में, एक्सेलरेशंस के बीच में, दोनों के, ठीक है। समझ में आया? अब देखो और सवाल कर लेते हैं, समझ में आएंगी बिल्कुल चीजें, जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सवालों पे। एचसी वर्मा में बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे, उनको देख लेना, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो ये वाई एक्स एक्स डैश एल जेड जो भी लेंथ वेंथ दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है अपने एक्सेलरेशन से, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ए बी और ए सी में क्या रिलेशन होगा। तो कैसे बताएंगे? देखो ए सी दे रखा है हमें नीचे की तरफ, ए बी दे रखा ऊपर की तरफ, और ए दे रखा ऊपर की तरफ। अब अपन वही करते हैं ना, पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ए कह रहा पॉइंट, अब जल्दी जल्दी दिमाग में सोचना है फटाफट कहां कहां पे हो सकते हैं पॉइंट, मैं लगाते हुए जा रहा हूं, फटाफट आपको भी सोचना है। क्या यहां पे पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां पे पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां पे होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां पे होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां पे होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, ओके। भाई इस ब्लॉक को क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि पुली और ये ब्लॉक तो साथ में जा रहे हैं, तो इसको क्या लेने की जरूरत है? अब देखो ये जा रहा है एसी एक्सेलरेशन से नीचे, ये एसी एक्सेलरेशन से जी रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो एसी लिख दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट के बारे में बताओ, ये तो फिक्स है, ऊपर से जो रॉड दिख रही है आपको उससे हिंज है दोनों पुली, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तो चारों हो गए जीरो, ठीक है। तो वाई का मैं लिख रहा हूं जीरो, ठीक है, तो जीरो लिख दिया। चलो मैं यहां जीरो नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जो y है, y पॉइंट और ये वाला l पॉइंट और x डैश पॉइंट, ये पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, इनका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि ये चारों के चारों रिजिड हैं, ऊपर से जुड़े हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ये वाली पुली कहीं नहीं जा रही है तो जीरो है, पुली ऊपर फिक्स है तो कहीं नहीं जाएगी तो जीरो हो गया, ठीक है।
तो भाई नीचे आते हैं आगे, ये वाला पॉइंट जीरो हो गया, जीरो के इस पे आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, ये मास ए बी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये पुली भी ए बी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट ए बी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि माइनस ए बी। क्यों लिखा माइनस? क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ये वाला पॉइंट इस लेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए माइनस। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जीरो, ये वाला पॉइंट जीरो पहले बता दिया। अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट देखो ऊपर जा रहा है, तो मतलब इस लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन माइनस ए, तो माइनस ए लिख देते हैं, राइट। तो माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या रिलेशन बना, देखो रिलेशन बना अपने पास में, ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशंस का रिलेशन, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बुक में दिए हुए हैं, कोई भी बुक आपको मिलती है, जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं वहां पे जाएं, ये टेक्निक लगाएं, सॉल्व करने की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होते तो मुझे बताएं, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है सवालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट अपना, एक्चुअल में है क्वेश्चन ही, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को जो है आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये आपको जनरली देखने को मिलेगा जेई एडवांस टाइप के पेपर में, जनरली आपको जेई मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाता है, और आजकल तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा मन हट गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर एनएलएम से डायरेक्ट सवाल आता है जेई एडवांस में तो यहाँ से आता है, और अगर जनरली जेई मेंस की बात करो तो वो सिंपल ब्लॉक प्रॉब्लम और पुली प्रॉब्लम, जो पिछले स्लाइड में देखा ना हमने ये वाला सवाल, ये सब सवाल ऐसे सवाल जेई मेंस में आते हैं, 4 नंबर पूरे 2 सेकंड के अंदर अंदर क्या करना, पुली प्लस माइनस करना, एक इक्वेशन लिखनी, हो गया काम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई इस चीज को क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट ही क्यों, एक वेज है, उस पे एक ब्लॉक आ रहा है, और उस ब्लॉक को कंस्ट्रेंट कर रखा है। कैसे कंस्ट्रेंट कर रखा है कि इस तरह की बाउंड्रीज लगा रखी है कि ये वेज पे जो ये ब्लॉक है वो ऊपर नीचे ही मूव कर सकता है वर्टिकली इस डायरेक्शन में, ये ना तो यूं जा सकता है ना यूं जा सकता है। अब जैसे ये ब्लॉक नीचे आता है, इसको दबाता है, तो V2 से ये नीचे वाला ब्लॉक इधर जाने लगता है। B ब्लॉक कैसे आ रहा है, V1 की स्पीड से नीचे आ रहा है, और A ब्लॉक कहां जा रहा है, V2 की स्पीड से इधर जा रहा है। अब इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट देखो, मतलब कि इन दोनों के बॉर्डर का, बॉर्डर का मतलब वहां का बॉर्डर नहीं, ये वाला यहां वाली बाउंड्री, इस वाले बाउंड्री का जो पॉइंट है इसको देख लो। इसको अगर आप जूम कर लो थोड़ा सा, चलो 8 टाइम जूम कर लो, 8 टाइम जूम करोगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। मतलब कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस वेज के, ये वाला जो इस तरह का है, इसके यहां पे है और इसके यहां पे है। ठीक है, ये इस तरह का है ना, इसके यहां पे ऐसा ही है ना। मैंने दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है, डायग्राम को देख लो, थोड़ा सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे। अब ये तो बी चाहता है कि ये पॉइंट जाए सीधा ऐसे V1 की स्पीड से, और ये जा रहा है V2 से, तो ये चाहता है ये जाए इधर की तरफ किससे, V2 की स्पीड से। अब यार ये पॉइंट फंस गया दिक्कत में, ये कह रहा है भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बोला जा रहा है कि V1 से नीचे जाओ, लेकिन अपने भाई वेज भाई जो हैं ये वाले, ये बोल रहे हैं कि आप जाओ इधर V2 की स्पीड से। तो ये पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट बोलता है कि आप मेरे पास फिजिक्स की मिनिस्ट्री में जाओ और मेरे पास लिखवा के लाओ, मैं किसके साथ जाऊंगा। तो लोगों को बताया जाता है कि आप किसी के साथ मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ जो इनकी कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, उसके अलोंग अपने कंपोनेंट्स को जीरो कर लो, और यही है वेज कंस्ट्रेंट। जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज के या एक्सेलरेशन के, कुछ भी हो, यहां पे मैंने वेलोसिटी ली हुई है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, अगर इसके अलोंग ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस के, इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटीज के कंपोनेंट जीरो हो गए ना, तो ये वेज कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड है। तो देखो कैसे होंगे जीरो, अब समझते हैं। डायग्राम बना लिया, अब हो गई, बस बात हो गई इसके बारे में, पूरी हो गया सवाल। कैसे, ये एंगल थीटा, ये आना चाह रहा है V1 से इधर। ठीक है, ओके, तो V1 ये एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा हो गया, ये बात तो आपको पता ही होगी। अब अगर ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट आ गया V1 का, इधर देखो इधर जा रही है स्पीड V1, अगर ये V1 है, V1 से आना चाह रहा है, तो इधर कंपोनेंट आ गया V1 cos थीटा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे में क्या कि भाई इधर देखो V2 से इधर जा रहा है, मतलब ये पॉइंट जाना चाहता है V2 से इधर।
अगर V2 से इधर जाना चाहता है तो इसका अलोंग दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए इसके बराबर। कैसे? अगर ये एंगल है V2, ये अपने पास में एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 90 माइनस, ये हो जाएगा अपने पास में थीटा अगेन, ठीक है, ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे भी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ऊपर वाली लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ऊपर वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट है इस वाली लाइन के अलोंग, इस वाली लाइन के अलोंग, वो कितना आ रहा है, V2 साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि भाई इधर आ जाएगा V2 कॉस थीटा, तो ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रेंट की कंडीशन बनी वो क्या बनी, मैंने क्या बोला कि जो परपेंडिकुलर है दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस का, वेज वाले कंस्ट्रेंट में क्या हो रहा है, जहां पे कॉन्फ्लिक्शन आ रही है, जिस बॉर्डर पे पॉइंट रखा हुआ है, जिसको नीचे जाने को बोला जा रहा है, जिसको साइड में जाने को बोला जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट की कंडीशन क्या होगी कि उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है कांटेक्ट की, उसके परपेंडिकुलर लाइन में कंपोनेंट जीरो कर दो या उन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से कंडीशन बनेगी भाई V2 साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू V1 कॉस थीटा। तो यही आपकी वेज की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मैं बता देता हूं, इस तरह के सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाएंगे। जेईई मेंस आपका आने वाला है, 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह के सवालों पे खासी नजर रखनी है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि आपने पढ़ा क्या है, कैसे आपने एक्सेलरेशन निकालना सीखा, कैसे आपने बेसिक्स को कवर किया, कैसे आपने कंस्ट्रेंट मोशन को स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी आपकी तरह ये नॉलेज मिल पाए। थैंक यू।